हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कि दर्पण जो होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। उसके बाद में पढ़े थे गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार पढ़े थे? 2, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें बताए थे कि अगर जो खोखले गोले का एक भाग होता है वो हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है, और गोलीय दर्पण जो होगा अगर उसको बाहर से पेंट किया जाएगा तो होगा हमारा अवतल दर्पण, बाहर से पेंट किया जाएगा तो हमारा क्या होगा? अवतल दर्पण, और अंदर से पेंट किया जाएगा तो क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो हम लोग यहाँ पे जो फिगर बनाए हुए हैं टोटल ये हमारा अवतल दर्पण के रूप में, क्योंकि सभी को बाहर से पेंट किए हुए हैं। जब बाहर से पेंट किए हुए हैं तो हमारा कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। अब इसमें देखते हैं, ये भी एक पूरा गोला के रूप में बना दिए हैं, और गोला के रूप में बनाने के बाद डॉट डॉट दे दिया गया और यहाँ से यहाँ पे सिर्फ दर्पण लिया गया है, जिसमें सभी भाग में थोड़ा थोड़ा दर्पण लिया गया है और बाकी गोला बना दिया गया ताकि हम लोग अच्छा से समझ सके। तो गोलीय दर्पण में कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं? गोलीय जो दर्पण होगा, अगर दर्पण हम बनाए हैं तो कोई खोखले गोले का भाग है, जो गोला है तो गोला में बहुत सारे भाग हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे जैसे अंग हैं, उसी तरीके से उस गोला में बहुत सारा अंग हो सकता है उसका, तो उसका एक पद हो सकता है। तो कौन कौन सा पद और क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ऐसे देखो, गोला हम लोग बहुत पहले देखे हुए हैं, बहुत सारा देखे होंगे गोला। फुटबॉल जो हो गया किसका आकार का हो गया? गोला का आकार का हो गया। जो बॉल हो गया वो भी किसका आकार का हो गया? गेंद, जो छोटा वाला गेंद जो क्रिकेट खेलते हैं वो भी कौन सा आकार का हो गया? जो हमारा गोला का आकार का हो गया। और जो फुटबॉल होता है या ये छोटा वाला जो क्रिकेट गेंद होता है उसमें अंदर खोखला होता है पूरा, जब खोखला है तो खोखला गोला हो गया। और उसका एक टुकड़ा ले लिए उसी का आकार का, उसके एक और कलाई कर देंगे तो उससे हम लोग बोल सकते हैं वो हमारा कौन सा भाग हो गया? गोलीय दर्पण का एक भाग हो गया। तो गोलीय दर्पण का जो भाग लेंगे तो गोला है तो गोला में कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? केंद्र होगा। गोला का कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र। क्योंकि जिस तरीके से वृत्त में बीचों बीच भाग होता है, केंद्र होता है, उसी तरीके से गोला का भी कहीं ना कहीं क्या होता है? केंद्र। जैसे हम लोग 9th क्लास में क्षेत्रमिति में पढ़े हुए हैं गोला, तो गोला में हम लोग पढ़े थे केंद्र, गोला में पढ़ा गया था ना कि गोला के बीच में बीच जो भाग होता है हमारा क्या होता है? केंद्र। तो उसी तरीके से इस गोले का एक क्या होता है? केंद्र। इस खोखले गोले के भाग में, अर्थात खोखले गोले का जो केंद्र है वही गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ध्यान से, खोखले गोले का जो केंद्र है, ये खोखला गोला हो गया तो खोखला गोला का क्या हो गया? केंद्र। तो जो खोखले गोले का केंद्र होगा वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, वही गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। याद रहेगा परिभाषा? ये परिभाषा किसी का लिखवाएंगे नहीं, तुमको सुन सुन करके देख देख करके अपने से लिख लेना है, और उसी को देखते देखते और इसको समझते समझते याद हो जाए, क्योंकि हम लोग को हर चीज रटने जरूरत नहीं है, बस इसको देखेंगे कैसे बनाया जा रहा है और माइंड में बैठा लेंगे कि किस तरीके से बताया गया है, और माइंड में बैठ गया तो जिंदगी भर याद रहेगा। हम लोग लिखवा करके लिख करके रटेंगे तो कभी भूल सकते हैं। अगर लिखना भी होगा तो वीडियो सुन करके उसको अच्छा से लिख लेना, क्योंकि हम परिभाषा इसमें बता रहे हैं। और बाकी ज्यादातर प्रयास क्या करना है कि हम लोग को क्लास में ये सब चीज याद हो जाए। जैसे अब वक्रता केंद्र, कोई तुमसे पूछे वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र क्या है तो बोले गोलीय, ठीक है, खोखले गोले का जो केंद्र है, खोखले गोले का जो केंद्र है वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, वही गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। मतलब खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बात लिखा जाएगा, खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? मतलब जो बीचों बीच केंद्र है वही वक्रता केंद्र, बस वो हम लोग बोलते हैं उसको क्या? बिंदु, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र। अब इसमें लगा दिया गया क्या? वक्रता केंद्र। ये बात एक परिभाषा याद हुआ। फिर उसके बाद आता है दूसरा भाग, जो हम लोग दर्पण लेंगे। जैसे मान लो गोलीय दर्पण हुआ, पूरा गोलीय खोखला गोला, खोखला गोला का कोई ना कोई भाग लेंगे। हम मान लो भाग यहां से लिए हैं, यही हमारा सिर्फ दर्पण है, इतना हमारा दर्पण है। तो दर्पण के बीचों बीच कहीं ना बिंदु होगा, दर्पण के बीचों बीच क्या होगा? बिंदु। तो दर्पण के जो बीचों बीच बिंदु होगा, अर्थात दर्पण का जो सबसे मध्य बिंदु होगा, तो दर्पण के मध्य बिंदु को, जिस मान लो इतना बड़ा दर्पण है, इतना बड़ा दर्पण है, तो इस दर्पण का आधा इस तरीके से घुमाएंगे तो आधा कहीं ना कहीं होगा ना, और वो जो दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वही हमारा कहलाएगा ध्रुव। तो ध्रुव को सूचित किससे करते हैं? पी से। ध्रुव को सूचित किससे करते हैं? पी से। वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं सी से, बड़ा सी। वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं सी,
और ध्रुव को सूचित करते हैं P। दोनों परिभाषा याद हुआ। सबसे पहले वक्रता केंद्र क्या है, क्या बताएंगे? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीचों बीच के भाग को, जो सबसे बीचों बीच होगा, उस भाग को हम लोग, उस बिंदु को क्या हम लोग बोलेंगे? ध्रुव। ध्रुव को सूचित किससे करेंगे? P से, कैपिटल P। ध्रुव को सूचित किससे करेंगे? P से। ये दो पद हमारा याद हुआ, वक्रता केंद्र और ध्रुव, कभी भूलोगे नहीं ना। वक्रता केंद्र, केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, और जो सबसे बीचों बीच का बिंदु होगा उसे ध्रुव कहेंगे। दर्पण के बीचों बीच के बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव। अब उसके बाद आता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। अब देखो, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहेंगे? एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है। हम लोग अभी तक में क्या क्या पढ़े? दो भाग पढ़े, दो बिंदु, एक वक्रता केंद्र और एक ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला जो रेखा होगा, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, हुआ, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगा सरल रेखा, इसको मिलाने वाली क्या होगा? सरल रेखा। तो सरल रेखा है तो इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा। तो सरल रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो किसको बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष? वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। याद हुआ क्या? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष याद हुआ क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तीन परिभाषा सबको याद हुआ? फिर से एक बार याद कर लेना हम लोग को सुनते सुनते। खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब आगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चाहे बोलेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे सिंपल भाषा में, ये केंद्र हो गया, यहां से यहां तक मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। यो यहां से यहां तक मिला दी तो क्या हो गया? त्रिज्या। तो इसको परिभाषा बनाएंगे, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? सी, इस बिंदु का बोलते हैं पी। तो सी और पी के बीच की दूरी को आर कहते हैं। सी और पी के बीच की दूरी को आर कहते हैं। आर कोई बिंदु है? नहीं, आर दूरी है, वो हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। उसी आर को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या बताएंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा ध्यान देगा, ये हमारा सब अवतल दर्पण था। अच्छा, अंदर से भी तो पेंट हो सकता है। अच्छा, अंदर से पेंट हो चाहे बाहरी से पेंट हो, कहीं से पेंट करेगा तो ये बदलेगा क्या? ये बदलेगा नहीं। अच्छा, इधर से पेंट करो चाहे इधर से पेंट करो, बीचों बीच कहीं ना होगा या ना करेगा? कहीं ना कहीं बीचों बीच होगा। तो ध्रुव कभी बदलेगा क्या? ध्रुव अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, ध्रुव रहेगा वही रहेगा बीचों बीच में, ई वही रहेगा। अच्छा, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जब सी और पी को मिलाने वाली सरल रेखा होगा वही मुख्य अक्ष होगा, कहीं से भी होगा। अच्छा, फिर उसके बाद वही सी और पी के बीच की दूरी को आर होगा। तो वक्रता त्रिज्या हो चाहे वक्रता केंद्र हो चाहे ध्रुव हो या मुख्य अक्ष हो या प्रधान अक्ष हो, हम लोग इसमें जस्ट ऐसे ही फिगर बनेगा। अब अगर यही उत्तल दर्पण कहता, अंदर 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 पेंट कर देते, इसमें भी अंदर पेंट कर दिया, लेकिन बाकी सब कुछ फिगर यही रहेगा। किसी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब अच्छा, अब आगे देखते हैं फोकस किसे कहेंगे। ठीक है, फोकस किसे कहेंगे? तो देखो फोकस क्या है, तो फोकस में हम लोग को देखो याद क्या रखना होगा इसको। अच्छा, ये बताइए रेखा को क्या बोलते हैं? कौन सा? क्या पढ़े अभी? मुख्य अक्ष पढ़े ना जी। इस पूरा रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष
क्या पढ़ेंगे इसे? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद, यहां टकराया है, टकराया है क्या? टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। याद हुआ? ये फिगर माइंड में याद करो, फिगर कैसे बना है। फिगर अगर माइंड में याद हुआ, जैसे माइंड में अगर चलने लगेगा फिगर ऐसे ऐसे है तो परिभाषा याद। फोकस किससे कहेंगे? मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गया और टकराया, और टकरा के जहां से लौटा, जिस बिंदु पे लौटा, जिस बिंदु से लौटा वही बिंदु हमारा क्या कहलाया? फोकस। या इसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मुख्य फोकस। क्योंकि मुख्य अक्ष पर फोकस है, मुख्य अक्ष पर फोकस है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मुख्य फोकस या फोकस। बताओ फोकस से याद हुआ क्या? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? याद हुआ मुख्य फोकस? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है, अगर हमारा अवतल दर्पण के जगह पर उत्तल दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण के जगह पर उत्तल दर्पण रहेगा तो ध्यान देगा, ये मान लो उत्तल दर्पण हो गया क्या? ये कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। अच्छा, अब उत्तल दर्पण में हम इसमें प्रकाश इधर से ले गए तो क्या एक प्रकाश एने से लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। तुम आईना ले लो, आईना के पीछे से बाहर कहो ना कि हमको चमक ही नहीं रहा, पीछे से तो चमकेगा कभी भी नहीं चमकेगा, लेकिन हमें पीछे से बाहर होगा तो चमकेगा। प्रकाश एने से लाना होगा, एने से लाना होगा। तो लाओ समांतर बाबू, समांतर, समांतर आओ माने समांतर, लो समांतर, प्रकाश की किरणें समांतर आया, ठीक है। आने के बाद बताओ इसमें प्रकाश आएगा तो बाबू टकराएगा कि नहीं टकराएगा? परावर्तन होगा। तो बताओ एक भाग एने टेढ़ा है तो एने भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? इसका भाग भी थोड़ा सा इधरे में है, टेढ़ा है तो यो इधरे भागेगा, भागेगा। जिधर टेढ़ा रहेगा उधर भागता है। जैसे आईना लेकर के कभी चमकाना, थोड़ा सा टेढ़ा करोगे अलग उछल जाता है, ये भी इधर भागेगा और ये भी इधर भागेगा, भागेगा इस तरीका से। तो बताओ मुख्य अक्ष पर तो मिला ही नहीं, मिला क्या? लेकिन मिले या न मिले, आईनाकवा में अंदर देखोगे तो लगता है कि मिल रहा है, उसमें लगेगा कि मिल रहा है, तो आएगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आएगा है? तो यहाँ पे जो मिला वही हमारा क्या है? फोकस। वो भी हमारा क्या है? फोकस। तो ये किसके लिए फोकस है? अवतल दर्पण के लिए। और ये किसके लिए फोकस है? उत्तल दर्पण के लिए। ये किसके लिए फोकस है? उत्तल दर्पण के लिए। बस अंतर सिर्फ यही है कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मिलता हुआ ही प्रतीत होगा, ठीक है। एकरा में आके मिलती है और एकरा में मिलती हुई प्रतीत होती है, बोल देंगे। कोई बोले उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बताइए तो क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, दोनों में अंतर का बता रहे हैं। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अंदर समझ में आया? ये डायरेक्ट मिलती है और यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये वास्तव में मिल रहा है, ये वास्तव में मिल नहीं रहा है, हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि मिल रहा होगा, ठीक है। तो जिस बिंदु पर मिल रहा होगा वो हमारा क्या लगेगा? मुख्य फोकस। किसी को दिक्कत? अब फोकस, फोकस ये हमारा क्या है? फोकस। फोकस को सूचित किया है किससे? बड़ा एफ से। फोकस को सूचित किया है किससे? बड़ा एफ से। तो फोकस और ध्रुव दूरी है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी,
फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, अब फोकस दूरी को सूचित करते हैं छोटा एफ से। फोकस दूरी को सूचित करते हैं किससे? छोटा एफ। याद रहेगा क्या? फोकस दूरी किससे सूचित करेंगे? छोटा एफ। परिभाषा याद हुआ? 2 2 4 2 6 6 परिभाषा याद हुआ? एक बार फिर से देख लेते हैं। खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को या दर्पण के बीचों बीच के बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को, मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। अब इसका आते हैं फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। ये बात पूरा माइंड में फिगर बन गया, हमेशा याद रहेगा कौन चीज कहाँ है। अगर ये पूरा याद हो गया तो परिभाषा भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, परिभाषा खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखो थोड़ा सा परिभाषा लग रहा होगा याद करने में इसको दिक्कत, लेकिन ये भी आसान है। समांतर आया, टकराया, लौटा, जिस बिंदु पर मिला या मिलते हुए प्रतीत हो रहा है वही बिंदु का कहलाएगा फोकस। कोई दिक्कत? और इसको परिभाषा लिखवाएंगे और जैसे लिखवाएंगे उसे याद करोगे ना, याद नहीं होगा। उसे याद करने तो याद होगा, लेकिन फिगर याद हो गया होगा। दर्पण, मुख्य अक्ष, प्रकाश आया, टकराया, टकरा के एक बिंदु पर मिला, जहां मिला वो फोकस, जहां मिला वो क्या हो गया? फोकस। अब इसको देखो, जब हम लोग को कहीं भी दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे तो प्रकाश कैसे जाएगा तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो हम लोग को यही 4 बातें याद रखना है। 4 बातें में मुख्य रूप से 2 बात। अगर 2 तरीकों से अर्थात 2 बिंदुओं से प्रकाश जाएगा तो प्रतिबिंब बन जाएगा। 2 बिंदुओं से प्रकाश जाएगा अर्थात किरण जाएगा तो अब क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कब? जब प्रकाश रहेगा तभी बन पाएगा। तो प्रकाश कैसे जाएगा कि उसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा? ये चीज में यही बता रहे हैं कि प्रकाश कैसे जाएगा, कहां कहां से प्रकाश जा सकता है और कहां कहां से जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण संभव है। तो हम लोग को हमेशा उतना ही जगह से प्रकाश को हमेशा लेके जाएंगे। बहुत सारी स्थिति आएगा, लेकिन प्रकाश को ले जाने का मेन स्थिति 2 रहेगा। मेन स्थिति कितना रहेगा? 2 जगह से प्रकाश को पार करेंगे। लेकिन चारों को पहले समझ लेते हैं। अब इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दिए, पूरा लंबा में नहीं लिखे ताकि याद करने में दिक्कत होगा। याद रखना, अगर प्रकाश इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, कैसे जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। अगर प्रकाश मुख्य अक्ष के कैसे जाएगा? समांतर। अगर प्रकाश मुख्य अक्ष के कैसे जाएगा? समांतर। तो जब समांतर जाएगा मतलब मुख्य अक्ष के कहां से गुजरेगा? तो जब समांतर जाएगा ना तो फोकस से गुजरेगा। समांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। याद हुआ क्या है वो? समांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। तो जब समांतर लेगा तो इसको कहां से गुजरना होगा? फोकस से। यहाँ हमारा कौन सा बिंदु है? फोकस। अब तुरंत लोग परिभाषा भी पढ़े, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। ये पढ़े? अच्छा, इसी का उल्टा लिखे हैं काट तो देखो है, जब प्रकाश फोकस से जाएगा तो समांतर निकल जाएगा। यहाँ पे फोकस है? तो मान लो यहाँ से फोकस से प्रकाश गया, मान लो इधर से ऐसे गया होगा, फोकस से गया, इसे गया फोकस से, तो फोकस से गया तो कहां से निकल जाएगा? समांतर। इधर निकल गया, फोकस से गया तो कहां निकल गया? समांतर। दोनों एक के पिक्चर है कि नहीं है? दोनों
दोनों एक ही पिक्चर है, बस पिक्चर में चेंज क्या है, प्रकाश एनए से गया तो ऐसे गया, एकरा में एनए से गया तो ऐसे गया, लेकिन फिगर तो वही है, खाली एरो का सिंबल चेंज है, बाकी वही है। तो ये दोनों को एक ही बोल सकते हैं, ये दोनों को एक ही बोल सकते हैं। समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, अब फोकस से जाएगा तो समांतर गुजरेगा, एक ही बात हुआ, एक ही चीज हुआ दोनों, याद हो गया क्या? अगर प्रकाश समांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। समांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। समांतर जाएगा तो फोकस से, अब फोकस से जाएगा तो समांतर, कोई दिक्कत? अब देखो तीसरा याद रखना है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगा, कहां से जाएगा? वक्रता केंद्र से, तो जब प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगा ना तो लौटेगा भी वक्रता केंद्र से। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगा तो लौटेगा भी कहां से? वक्रता केंद्र से। याद रहेगा क्या? प्रकाश जो वक्रता केंद्र से जाएगा, देखो प्रकाश वक्रता केंद्र से होते हुए गया ऐसे, तो लौटेगा भी कहां से? वक्रता केंद्र से। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगा तो लौटेगा भी कहां से? वक्रता केंद्र से। प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगा तो लौटेगा भी कहां से? वक्रता केंद्र से। याद रहेगा? ये जो ध्रुव है, ध्रुव को याद करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव मतलब बीचों बीच, तो बीचों बीच का बिंदु हो गया वहां पे, इसका मतलब सीधा होगा, और जब सीधा होगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा। जब सीधा होता है तो प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? प्रकाश यहां से गया, टकराया, इसे लौट गया। मतलब सीधे वक्रता केंद्र से गया तो वक्रता केंद्र पे लौटेगा, और ध्रुव से गया तो ध्रुव से लौटेगा। अरे ध्रुव पे तो से मुड़ गया, ध्रुव से गया तो ध्रुव पे से मुड़ा है, इधर उधर कहीं गया क्या? ध्रुव पर से ही मुड़ गया, तो ये दोनों एक ही हुआ। तो मुख्य समांतर गया तो फोकस, फोकस तो समांतर, वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से लौटेगा, और ध्रुव हमारा हो गया तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो हम लोग को मुख्य रूप से बस सबसे ज्यादा यूज जो होगा ना, ये यूज होगा और ये वाला यूज होगा। इसलिए हम लोग को दो बात याद रखना है, समांतर जाएगा तो कहां से प्रकाश गुजरेगा? फोकस से, और जब वक्रता केंद्र से जाएगा तो लौटेगा भी वक्रता केंद्र से। कोई दिक्कत? अब इस स्थिति से सीखने के बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु जब रखेंगे तो वस्तु यहां भी रख सकते हैं, वस्तु यहां भी रख सकते हैं, वस्तु यहां भी, वस्तु यहां भी, वस्तु यहां भी, वस्तु यहां भी। तो जब वस्तु भिन्न भिन्न जगह पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न बिंदु पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा हम लोग वही बनाएंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कि कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा।